एग्जॉस्टिव इवेंट एक सेट ऑफ इवेंट्स को कहेंगे कभी भी। वो एक इवेंट को एग्जॉस्टिव मतलब कहना वो अजीब हो जाएगा। हमेशा दो या दो से ज़्यादा इवेंट कंबाइंडली जब एक सेट बनाएगा उस सेट को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, वो सेट है एक, वो इवेंट्स का सेट है। कैसे इवेंट्स का सेट है, जितना इवेंट्स है सारे का अगर यूनियन कर दो तो हमारा जो सैंपल स्पेस है एस वो बन जाए। मतलब जितना भी सेट है यानी कि जो भी इवेंट्स बनेगा उन सब के यूनियन से ही इवेंट बन सकता है, सैंपल स्पेस का हिस्सा। सैंपल स्पेस इज लाइक यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करता है ना, ये बताए थे ना पिछले क्लास में। सैंपल स्पेस बताए थे ना, सैंपल स्पेस मतलब उसी से हम सारा इवेंट्स ले सकते हैं, है ना। मान लो जैसे हमने एक कॉइन को उछाला तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल का। यानी कि कोई भी इवेंट बनेगा वो या तो हेड या तो टेल इसी से बन सकता है ना। मान लो हमने 2 बार कॉइन को उछाला, है ना, तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो सैंपल स्पेस, उसका जो सेट बनता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक। अब उसमें से इवेंट E1 ले लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट E2 ले लो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, ये कर लिए। अगर हम E3 भी कोई ले लें कि मान लो बोथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, और सबका अगर यूनियन निकाला जाए, सबका यूनियन अगर सैंपल सेट आ रहा है तो हम कहेंगे ये जो सेट है, इवेंट्स का सारा सेट है, वो एग्जॉस्टिव सेट है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। ये समझ आया। इसको हम लोग और करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक सेट है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक डाई को हमने रोल किया है, रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई में, ठीक है, ये केस लिया है हमने। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। जो आउटकम है डाइस को जब हमने रोल किया तो 1 से लेकर 6 तक ये सैंपल स्पेस बना, है ना। फिर हमने कहा E1 है सेट ऑफ या सेट नहीं, E1 है अकरिंग ऑफ ऑड, ठीक है। E2 है अकरिंग ऑफ इवन, है ना। तो इसमें क्या क्या बनेगा, 1 3 5, और इसमें क्या क्या बनेगा, 2 4 6, और दोनों का यूनियन करो E1 और यूनियन E2 तो S बन रहा है। तो E1 और E2 कैसा इवेंट कहलाएगा, दोनों मिलकर के, हाँ, एग्जॉस्टिव हो जाएगा, है ना। फिर कोई और ले लो, फिर एक एग्जाम्पल 1 है, ये पार्ट 1 है इस एग्जाम्पल का। पार्ट 2 ले लो, मान लो एक सेट E1 ले लो जो अकरिंग नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। E2 ले लो, अकरिंग नंबर इज लेस देन 4, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, 2 से बड़ा 3 4 5 6, 4 से छोटा इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3, है ना। और दोनों का यूनियन निकालो तो फिर से सैंपल स्पेस का सेट आ रहा है ना। मतलब ओवरलैपिंग हो सकता है, एग्जॉस्टिव 2 सेट है, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा सेट है, उनका आपस में ओवरलैपिंग हो सकता है। ये कहाँ जा रहा है, ये पूरी थ्योरी कहाँ जा रही है, तो ये सेट थ्योरी में हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे वापस से, है ना। यानी कि ओवरलैपिंग हो सकता है, ओवरलैपिंग होने का मतलब इंटरसेक्शन होना, है ना। मतलब इंटरसेक्शन फाई हो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है ना। 2 एग्जॉस्टिव सेट है, 2 या 2 से ज़्यादा एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो उसका जो सेट बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि डिसजॉइंट सेट हो, डिसजॉइंट हो भी सकता है, जैसे कि यहाँ ये डिसजॉइंट है, इन दोनों के बीच कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है ना, और ये डिसजॉइंट नहीं है। ये समझ आ रहा है, एग्जॉस्टिव सेट, है ना। तो ये हो गया एग्जॉस्टिव सेट। E1 E2 E3 E4 बहुत सारा भी हो सकता है ना। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुआ, ठीक। हम लोग बोलेंगे इसके आगे अगर लिखना हो तो हम लोग बोलेंगे इफ E1 E2 E3 En
आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन क्या बोलेंगे, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस S। ठीक है, और अगर ये सैंपल स्पेस का हिस्सा है, मतलब हम अगर कोई भी तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, जो आउटकम होगा वो इन्हीं में से किसी का हिस्सा होना है, क्योंकि सैंपल स्पेस का हिस्सा होना है ना। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, क्या, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is belongs to one or many, नहीं at least one कर दो, belong to at least one of the exhaustive set। ये समझ आया? जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो उसका जो आउटकम होगा वो हमेशा किसी न किसी एग्जॉस्टिव सेट के एग्जॉस्टिव इवेंट से ही बिलोंग कर, एटलीस्ट कम से कम एक से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो सैंपल स्पेस का हिस्सा है और सारा एग्जॉस्टिव सारा ही इसमें एलिमेंट आ गया है, तो कोई ना कोई एलिमेंट इन सब में से बिलोंग करने ही वाला है, तभी वो एस का हिस्सा होना है। ठीक है, यानी कि उसका सबसेट होगा, एटलीस्ट एक का होना ही होना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये भी एक सेट ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, सेट ऑफ इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है, जो वैसा अगर दो सेट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे, दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब दोनों के बीच कोई कॉमन टर्म ना हो, यानी कि दोनों डिसजॉइंट हो। ये पहला शर्त है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एकदम अलग अलग है, यानी कि डिसजॉइंट हो, पहला शर्त ये है। ठीक, दूसरा शर्त ये है डिसजॉइंट तो हो ही, लेकिन इसमें दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब एक पहला शर्त की डिसजॉइंट होना चाहिए, दूसरा शर्त ये होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को डिसाइड कर रहा हो, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ये समझ आया? एक का होना दूसरे को डिसाइड कर रहा है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, एक का होना दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि एक कॉइन को टॉस करो, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, ये पक्का हो गया ना। तो हेड और टेल का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, ये एक्सक्लूसिव इवेंट का। और एग्जांपल हार और जीत का होना, एक हारेगा तो वही नहीं जीत सकता है, हार की जीत सिर्फ स्टोरी में होती है, मैथ्स में नहीं होता है। हम कहें कि हार की जीत मैथ्स में नहीं हो सकती, जो हारा वो हारा, जो जीतेगा वो जीतेगा, है ना, वो स्टोरी में होता है ना, हार की जीत। वो पढ़े होगे ना एक कहानी, हैंस कहता है हार की जीत नहीं होगी, जो हारेगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। ठीक है, समझ आ गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल है लेकिन एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल क्यों है, इसका जवाब बताओ। नहीं, एक का आना दूसरे का नहीं आना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, एक दूसरे को डिसाइड भी तो कर रहा है, इसलिए म्यूचुअल है। म्यूचुअल तब है ना जब आपस में कुछ तो रिलेशन रख रहा है ना, तो एक दूसरे को डिसाइड कर रहा है, लेकिन डिसजॉइंट भी है, दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if they are disjoint and one decides the occurring
ऑफ अदर। ठीक है, एक दूसरे के आने को डिसाइड करेगा। इसका मतलब हुआ कि टू म्यूचुअली इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर, अकर टुगेदर। एक साथ नहीं हो सकता, हार और जीत एक साथ नहीं हो सकता, है ना, हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता। ठीक है, तो यही हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इफ E1 and E2 are mutually exclusive, then क्या बनेगा? E1 इंटरसेक्शन E2 क्या बोलेंगे? E1 इंटरसेक्शन E2 फाई, नल सेट है ना, फाई, ये डिसजॉइंट होगा। ठीक है, इवन का आना ऑड का नहीं आना, है ना, मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक, E1 हो गया ऑड और E2 हो गया इवन, मतलब E1 में होगा 1 3 5 और E2 में होगा 2 4 6, है ना। और हम देख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 इज 5। ठीक है, समझ आया? तो एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, दो अलग अलग चीज है ना, दो अलग अलग नजरिए से हम देख रहे हैं, है ना। हम लोग देख सकते हैं कि ये एग्जॉस्टिव तो है लेकिन एक्सक्लूसिव भी है ना। लेकिन सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल हमारा था वो एग्जॉस्टिव तो था, एक्सक्लूसिव नहीं था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका एग्जॉस्टिव होने से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग ही चीज़ है। इस क्वेश्चन में बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों में से क्या है, क्या क्या है और क्या नहीं। ए में क्या क्या आएगा? ए में नो हेड अपीयर्स। पहले तो सैंपल स्पेस देख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? हेड हेड हेड, ठीक, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। फिर क्या होगा? टेल 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 हेड, टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल और हेड हेड हेड। यही 3 होगा ना, यही 8 होगा ना, यही 8 होगा ना सैंपल स्पेस, ठीक। हाँ, ए का क्या होगा? अब टेल 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 लिख दो यहाँ पे, टी टी टी। हाँ, ए का क्या होगा? नो हेड अपीयर्स। नो हेड मतलब एक ही होगा ना, टी टी टी। बी क्या होगा? एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। वन हेड वाला ये 3 होगा, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, ये 3 होगा। और सी क्या होगा? एटलीस्ट 2 हेड, 2 और 3, यानी कि ऊपर वाला 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब ए और बी का यूनियन निकालो तो सैंपल स्पेस नहीं आ रहा है। ए और बी म्यूचुअली ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें टीटीटी है, इसमें टीटीटी नहीं है। एक का आना दूसरे को डिसाइड कर रहा है। टीटीटी अगर आएगा तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि तीनों टी से फिल हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। फिर बी और सी के बारे में बात करो। बी और सी तब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ये 4, इसमें 4 है, इसमें ये 3 है, टीटीटी नहीं आ रहा है ना। तो ये एग्जॉस्टिव तो नहीं है बी और सी, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? ऊपर वाला 4 नीचे 3। हाँ, ऊपर वाला 4 में से कोई भी आएगा, ये 3 नहीं आएगा, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी है। ए और सी की बात करो, एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है ना। एग्जॉस्टिव तो कोई 2 नहीं है। अब ए बी सी तीनों एग्जॉस्टिव है? नहीं है। 4 4 आ गया ना, चारों तो आ गया, 8 आ गया। तो ए यूनियन बी
ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, एग्जॉस्टिव है, मतलब इसमें एस आ गया इसलिए वो एग्जॉस्टिव हो गया। ठीक है। ऑड इन फेवर का क्या मतलब है, किसी भी इवेंट के फेवर में कितना है और अगेंस्ट में कितना है, उसका जो रेशियो है उसको ऑड इन फेवर बोलते हैं। ठीक है। रेशियो ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ एन इवेंट टू दैट ऑफ नंबर ऑफ छूट गया यहाँ, नंबर ऑफ आउटकम अगेंस्ट इट। ठीक है। मान लो एक कॉइन को टॉस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एक डाई को रोल करो, रोल अ डाइस, तो क्या हो जाएगा, हम निकालते हैं ऑड इन फेवर ऑफ वन आने के फेवर में ऑड इन फेवर ऑफ वन क्या आ जाएगा, तो वन आने के फेवर में कितने नंबर्स होंगे, वन आने के आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ वन क्या होने वाला है, 1/6 तो प्रोबेबिलिटी है, 1 आउट ऑफ 6 होगा ना, 1 होगा। ठीक। और नहीं आने का कितना होगा, 5, तो 1/5 हो गया ऑड इन फेवर ऑफ 1। ठीक। इसी तरह ऑड इन फेवर ऑफ अकरिंग इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर 3, और ऑड नंबर इवन नहीं आने की और इवन नहीं आने की 3, तो ये हो जाएगा 1 हमारा। ठीक है। फिर ऑड इन फेवर ऑफ अकरिंग लेस देन 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से छोटा 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक। फिर ऑड इन फेवर ऑफ अकरिंग लेस देन 3 क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, समझ आया ना। तो ये हो गया, दीज आर द इवेंट काउंटिंग ऑफ ऑड इन फेवर। ठीक है, ऑड्स इन फेवर। ठीक, ऑड्स इन फेवर। फिर क्या होगा, सब में एस लगा देना। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, इसके बाद ऑड्स अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स ऑफ ऑड्स इन फेवर। ठीक, क्या हो जाएगा ऑड्स इन फेवर। अगर हम ऑड्स इन अगेंस्ट निकालें तो इसी का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा सारा, है ना। तो इसी में अगर हम ऑड्स इसी का निकालें, ऑड्स अगेंस्ट अकरिंग ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। नहीं आने का आउटकम ऊपर, आने का नीचे। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट को दिखाएंगे, इवेंट E इज इक्वल टू NE से दिखाएंगे। याद है ना, प्रोबेबिलिटी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को NE से दिखाते थे, है ना। वैसे ही नंबर ऑफ इवेंट कोई सेट है, हो सकता है
जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके काउंटिंग को एन से दिखाएंगे। ठीक, इसी तरह नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस को एन एस से दिखाएंगे। समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, उसको दिखाएंगे पी से, और वो क्या हो जाएगा एन ई बाई एन एस। ये समझ आया सबको? बताओ। फिर है नंबर ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ई, नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा एन ई का बार। ई बार का मतलब समझ आया ना, ई नॉट, ई को छोड़ करके बाकी। ठीक, फिर है ऑड्स इन फेवर ऑफ ई। ऑड्स इन फेवर ऑफ ई क्या हो जाएगा एन ई बाई एन ई बार। ऑड्स इन odds against event E is equal to n E bar by n E। फिर occurring of an event E1 or an event E2, इसको कैसे दिखाएंगे? अकरिंग ऑफ एन, नंबर्स की बात कर रहे हैं सब में। अकरिंग ऑफ एन इवेंट E1 और एन इवेंट E2, उसके नंबर्स को कैसे दिखाएंगे? आउटकम ऑफ आगे कर दो, नंबर ऑफ अकरिंग, अकरेंस यहाँ कर दो, नंबर ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट्स E1 और E2। ठीक है, E1 देखो यहाँ पर एक खास वर्ड है और का मतलब क्या है? E1 भी आ सकता है और E2 भी आ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। पहले ये पार्ट अगर समझ में आ गया ना, सिंबल, आगे सब आसान है। हाँ, यूनियन हो जाएगा, है ना। जैसे कि सैंपल स्पेस S था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये समझ आया। E1 है जिसमें 1 2 3 4 है 5 से लेस, और E2 है जो ऑड नंबर है 3 1 3 5 1 3 5, ठीक है। E1 और E2 आने की क्या पॉसिबिलिटी है? या तो E1 आए या तो E2 आए, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, या फिर 1 3 5 आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। मीन्स दोनों का यूनियन में से कोई भी आ सकता है। समझ आया? तो जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 यूनियन E2 की बात कर रहे हैं। ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट। समझ आया? ठीक है। इसी तरह आगे कहें नंबर ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट E1 एंड एन इवेंट E2। E1 एंड E2 दोनों आना चाहिए। दोनों में अगर एंड E1 भी आए और E2 भी आए, यानी कि 1 और 3 की सिर्फ बात हो रही है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, राइट, है ना। तो नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होगा, ठीक है। इफ E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव, देन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 यूनियन E2 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा। समझ आया? ठीक। इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है अभी, n लग गया ना, तो 0 यहां लिखना पड़ेगा अब, ठीक है। फाई का मतलब सेट की बात कर रहे हो, और नंबर ऑफ, हम बोले फाई के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, n फाई, इसको ऐसा लिखो n फाई का वैल्यू 0 ही होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई। हाँ, ये सब था नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम लोग पहले सेट थ्योरी में कर चुके हैं ना। अब जो सेट थ्योरी का पूरा अलजेब्रा है उसको प्रोबेबिलिटी पर हम लोग अब डाल रहे हैं, बेसिकली यही कर रहे हैं, है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो अगला पहले बात कर लेते हैं, n E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, कोई सेट है E1 और E2, E1 है E2 है ना, और ये सैंपल स्पेस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम कह रहे हैं E1 और E2 में n E1 यूनियन E2 कितना हो जाएगा, n E1, मान लो E1 में इधर है 3, इधर है 2 एलिमेंट, इधर है 5 एलिमेंट, ठीक है। तो n E1 क्या हो जाएगा, n E1 3 + 2 5, E1 में 5 एलिमेंट है ना। n E2 क्या हो जाएगा 7, और n E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, क्या दोनों को ऐड कर देंगे, यूनियन, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 12 एलिमेंट होगा कुल, E1 ठीक से बोलो, 12 एलिमेंट होगा, 10 होगा, लेकिन हाँ ये 2 बार ऐड हुआ है ना कॉमन वाला पार्ट, तो अब हमको इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, ये जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करना होगा, ये हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा n E1 + n E2, यहां तक नहीं होगा सिर्फ, है ना, माइनस करना होगा क्या, n E1 इंटरसेक्शन E2। ये समझ आया, अच्छा ये जब समझ आया है तो इसको बोथ साइड डिवाइड करो, बोथ साइड डिवाइड बाई ns का मतलब क्या है, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना। तो बोथ साइड डिवाइड करो तो इधर क्या हो जाएगा, n E1 यूनियन E2 बाई ns, है ना। कुछ भी याद नहीं करना, जैसे बना रहे हैं उसी लॉजिक को समझना है, ठीक है। n E1 E2 यूनियन E2 बाई ns इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा n E1 बाई ns प्लस n E2 बाई ns प्लस माइनस n E1 इंटरसेक्शन E2 बाई ns, ये बोल सकते हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला ही बन गया हमारा, क्या हो गया देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है ये, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है। ये फॉर्मूला समझ आया, बताओ, नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, P E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 बाई क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, 0 होगा, न्यूमरेटर 0 हो गया ना, तो 0 ही हो गया ना। अगर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है उसके लिए कौन सा पार्ट 0 हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, तो कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो P E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, PE1 प्लस PE2 हो जाएगा सिंपली, समझ आया।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है, ठीक। अच्छा, ठीक है। अब कोई इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, लॉजिक समझना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो उसके लिए क्या ये केस वैलिड होगा, और उसके लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। ns बाई ns आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, और उसमें मान लो ये इवेंट E2 है, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है, E7 है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ठीक है। अब क्या है, हम कहें कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है सारा का सारा, सब एक दूसरे से अलग अलग है ना, और डिसजॉइंट है। और अगर हम कहें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और क्या एग्जॉस्टिव है, क्या सबका यूनियन आ रहा है ना, तो मतलब सबका प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो अभी इस बात को सिर्फ 2 के लिए नहीं, हम मेनी के लिए लिख दे रहे हैं, है ना। और यही चीज अब देखो, यही थियोरी मेनी के लिए भी वैलिड है ना। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं इफ E1, E2, E3, En are exhaustive and mutually exclusive, ठीक है, then probability of E1 union E2 union E3 En is equal to 1। ये क्लियर है सबको, लॉजिक 1 ही आएगा, कई बार देख करके पता चल जाता है ना। मान लो 3 इवेंट की बात कर रहा है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है ना, तीनों मतलब एक पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, सारा इंटरसेक्शन 5 है, ठीक, और वो एग्जॉस्टिव भी है, तो सबके प्रोबेबिलिटी का यूनियन पूछ रहा है, आंख बंद करके 1 मारेंगे। समझ आया। तो इसका जनरलाइजेशन फॉर इवेंट्स E1, E2 एंड En डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले 3 का एग्जाम्पल करके इधर देख लेते हैं। देखो 1, 2, 3, ठीक है। इसमें मान लो 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, ये है A, B, C। एन ए क्या होगा, 3, 3, 6, 2, 3, 9, 9 होगा। एन बी क्या होगा, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11। एन सी क्या होगा, 5, 2, 7, 3, 10, 11, ठीक है। और सब एन ए, सॉरी हाँ ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होना चाहिए, सबका सम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए यूनियन बी, ये वाला माइनस 5 माइनस करेंगे, फिर ये वाला माइनस करेंगे, और फिर ये वाला माइनस करेंगे, यही करेंगे। लेकिन ये वाला परमानेंटली माइनस हो गया, 3 बार आया था, तीनों बार माइनस हो गया। तो अब तीनों का इंटरसेक्शन को ऐड करना होगा। समझ आ रहा है, 3 है तो समझ आया, ऑल्टरनेट साइन आया ना, 2 का यूनियन इंटरसेक्शन माइनस हुआ, 3 का इंटरसेक्शन प्लस हुआ। इसी को हम लोग जनरलाइज यहाँ पे कर रहे हैं कि P(E1) यूनियन E2 यूनियन E3 और इज इक्वल टू क्या आएगा, P(E1). अब देखो सबका सम होगा इंडिविजुअली, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा P(EI), ऐसा लिखा जा सकता है, P(E1) प्लस P(E2) प्लस P(E3),
सिग्मा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। सिंगल का ये डेरिवेशन सेट रिलेशन फंक्शन में करवाए हैं हम लोग, है ना, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए। अगला वाला क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक। और ये क्या होगा, दो का कॉम्बिनेशन, यानी कि सिग्मा दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ई आई इंटरसेक्शन ई जे होगा, ठीक है। वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे तुमको देना होगा, क्योंकि ई आई और ई आई का इंटरसेक्शन तुम नहीं, कोई वो नहीं लेना है हमको, कोई मतलब नहीं है ना, है ना। ये ले सकते हैं, फिर माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, पी ई आई इंटरसेक्शन ई जे इंटरसेक्शन ई के, है ना, फिर माइनस करेंगे एंड सो ऑन। ये समझ आया। वेयर यहां नहीं, नीचे ही लिख देते हैं, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के एंड सो ऑन, ठीक है। देखो ये लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा, क्लियर। हाँ, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो सारा खत्म, बस सिग्मा पी आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। समझ आया ना, क्लियर। हाँ, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इन सब का मतलब पता है ना, प्रोबेबिलिटी जहां पूछ रहा है, बस इसको ये हटा के n के टर्म्स में सोच लो, जो हम लोग कर चुके हैं, है ना, और इसी को प्रोबेबिलिटी फिर के टर्म्स में बना दो, है ना। बाकी सब दिया रहेगा, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। n जैसे जैसे करते थे ऑपरेशन, उसके जगह p का ऑपरेशन अब करना है, फर्क ये है, ठीक है।